अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 3 चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सारे तीनों चैप्टर्स के लेक्चर्स और इन तमाम चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। आप वहाँ पे जाके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 हमारे पास है जी स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो मोल का कंसेप्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हमने जो काम करना है वो आपको पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टोइकियोमेट्री के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मोल है, सेक्शन 4.1, इसको हमने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हमने देखनी है। और उसके बाद हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 4.1, सैम्पल प्रॉब्लम 4.2, 4.3 है। और एंड के ऊपर हमारे पास इस लेक्चर के अंदर होगा क्विक चेक 4.1। जितने भी हम कंसेप्ट्स यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे, उसके बाद उन कंसेप्ट्स की बेस के ऊपर हम सॉल्व करेंगे अपने क्विक चेक 4.1 को। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम इस चैप्टर नंबर 4 को। यहाँ से शुरू हो रहा है जो हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स स्टोइकियोन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रोन मीन्स मैयर। ठीक है जी, तो दो हमारे पास ग्रीक वर्ड्स हैं, एक ये आपके पास ग्रीक वर्ड है और दूसरा आपके पास ये ग्रीक वर्ड है। इन दोनों ग्रीक वर्ड से निकला है हमारा वर्ड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है जी, स्टोइकियोमेट्री प्रोनाउंस्ड एज स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज स्टडीड। अब देखें, जो स्टोइकियोमेट्री है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है जी, किसके दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी जो मिकदारें होती हैं इनके दरमियान आप रिलेशन देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं रिलेशन? इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर आप स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है आगे इसके बारे में लिखा हुआ है। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब देखें, जो आपके पास केमिकल इक्वेशन होती है इसकी दो साइड्स होती हैं। इसके दोनों साइड्स के ऊपर अगर हर एलिमेंट के सेम नंबर्स मौजूद है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एलिमेंट एक्स है, उस एलिमेंट एक्स के अगर लेफ्ट के ऊपर 5 उसके एटम्स हैं तो राइट के ऊपर भी उसके 5 ही एटम्स होने चाहिए। ठीक है जी, लेफ्ट राइट के ऊपर जो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उस इक्वेशन के अंदर तमाम एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो तादाद में बराबर होने चाहिए, तो आपके पास वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। इट हैज़ डेफिनेट रेशोज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जस्ट एज कंपाउंड्स हैव डेफिनेट रेशोज ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए, डेफिनेट रेशोज़ का मतलब है फिक्स रेशोज़ होती हैं। जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर एलिमेंट्स की फिक्स रेशोज़ होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास वाटर है H2O, इसके अंदर जो रेशो है वो 2:1 है। ठीक है, 2:1 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है उसके 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। ठीक है, इस तरह से जो रेशोज़ हैं वो फिक्स होती हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। ठीक है जी, उसके बाद सच रेशोज आर यूज टू कैलकुलेट द मैस और मोल ऑफ अदर सब्सटेंसेस। दूसरी जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनके मोल और मैस को कैलकुलेट करने के लिए इन रेशोज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। इन रेशोज़ को हमने कैसे इस्तेमाल करना है मैस और मोल कैलकुलेट करने के लिए, आगे इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल में देख लेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास अगला पैराग्राफ है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दो हमारे पास लॉज हैं, इन दो लॉज को हमने अपने सामने रखना है जब हमने इस तरह की कैलकुलेशंस इस चैप्टर में करनी है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, जो मैस है उसकी कंजर्वेशन का लॉ ये कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो हमारे पास मैटर होता है, जो मैस होता है, उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको हम तबाह कर सकते हैं। ठीक है जी, it states in terms of stoichiometry that the total mass of reactants is equal to the total mass of products in a balanced equation। अब जो stoichiometry है, अगर आप stoichiometry के मुताबिक देखें तो ये जो आपके पास लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये हमें ये बताता है कि जो टोटल मैस है रिएक्टेंट्स का और टोटल मैस है जो प्रोडक्ट्स का एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो आपके पास मास जो है वो पहले था वही मास आपके पास बाद में होगा। ठीक है, यानी कि रिएक्शन के दौरान कोई भी मैस ख़त्म नहीं होगा, कम या ज़्यादा मैस नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसको अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, अब देखिए एक बात को आप समझें, जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस था उसने हमें ये कहा है कि जो मैस है
रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स जो है वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि रिएक्शन से पहले होती हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्शन के बाद बनते हैं। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मैस है आपके पास वो सेम है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये भी आपको इसी तरह की कोई बात बताएगा जिस तरह से आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ने बताई है। ए प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम रेशो बाय मैस। इसका मतलब ये है कि जो प्योर कंपाउंड होता है ऑलवेज कंटेन्स, हमेशा इसके अंदर मौजूद होती है, क्या मौजूद होती है, द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम रेशो बाय मैस। इसके अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं, और किस तरह से वो कंबाइन होते हैं, इन द सेम रेशो बाय मैस, मैस के हिसाब से इनके रेशो सेम होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर 2 किलोग्राम्स हैं एक एलिमेंट के, और उसके अंदर 1 किलोग्राम है दूसरे एलिमेंट का, ठीक है। तो आप कहीं से भी इस कंपाउंड का सैंपल ले लेंगे तो आपको रेशो हमेशा यही मिलेगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो दोनों हमारे पास लॉ भी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ही कंसेप्ट ऑफ मोल, हमने अब इसको देखना है। The mole is the amount of a substance which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 किलोग्राम या फिर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 जो आपके पास है इसके 12 ग्राम के अंदर जितने एटम्स होते हैं उतनी एलिमेंट्री एंटिटीज़ जब हमारे पास होती हैं तो हम कहते हैं कि ये 1 मोल है, ठीक है जी। एलिमेंट्री एंटिटीज़ का मतलब है जो वाज़ेह चीज़ें होती हैं, अलग-अलग जो चीज़ें होती हैं, अलग-अलग पार्टिकल्स होते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर जितने एटम्स होते हैं उतनी जब आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं तो आप कहते हैं कि 1 मोल है, ठीक है। अब ये कितनी तादाद बनती है आगे लिखी हुई है। दी एलिमेंट्री एंटिटीज़ में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इनको आप एलिमेंट्री एंटिटीज़ कह सकते हैं, ठीक है जी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन, जो आपके पास मोल है इसको आप एन से जाहिर करते हैं, ठीक है जी। द नंबर ऑफ एंटिटीज़ प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज ए कांस्टेंट नंबर। अब जो आपके पास नंबर ऑफ एंटिटीज़ है, यानी कि जो तादाद है आपके पास पार्टिकल्स की 1 मोल के अंदर, वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट है, वो कितना नंबर आगे आ रहा है हमारे पास, नेम्ड एवोगैड्रोज नंबर। जो आपके पास 1 मोल के अंदर चीज़ें होती हैं उनकी तादाद है उसको आप एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं, और एवोगैड्रोज नंबर है कितना वो आगे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये एवोगैड्रोज नंबर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू क्या है तो आपने 1 नहीं कह देना, ठीक है। होता वो 1 मोल के बराबर है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो ये है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। इतनी जब चीज़ें होंगी, जब इतने पार्टिकल्स होंगे तो आप कहेंगे ये 1 मोल पार्टिकल्स हैं आपके पास, ठीक है जी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Na, इसको आप Na से जाहिर करते हैं। दिस वैल्यू इज़ एट्रीब्यूटेड टू एन इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगैड्रो, ठीक है। आपके पास एक इटालियन साइंटिस्ट है अमीडो एवोगैड्रो, उससे इसको मंसूब किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, डिड यू नो एवोगैड्रोज नंबर इज़ ए फिजिकल कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द मोलर नंबर ऑफ एंटिटीज़। अब ये एक फिजिकल कांस्टेंट है जिसके ज़रिए आप मोलर नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो है वो जाहिर करते हैं। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट इज़ दिस वन, ये आपके पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, डेसिमल के बाद इतने इसके अंदर डिजिट्स मौजूद हैं। पर मोल का मतलब है 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी। इन कैलकुलेशंस वी यूज़ द राउंड ऑफ वैल्यू दिस वन, हम कैलकुलेशंस के अंदर राउंड ऑफ की हुई ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एग्जांपल है एक डज़न की, ठीक है, दर्जन की। दर्जन के अंदर 12 चीज़ें होती हैं। अगर आप बनाना का दर्जन ले लें तो उसके अंदर वो 12 होंगे। अगर आप ऑरेंज का दर्जन ले लें उसके अंदर वो 12 होंगे। अगर आप अंडों का एक दर्जन ले लें तो उसके अंदर 12 अंडे होंगे, ठीक है। उसी तरह से आपके पास जो 1 मोल है उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी। ये इतने इस तादाद में पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, चाहे वो 1 मोल अंडों का हो, चाहे वो 1 मोल ऑरेंज का हो, चाहे वो 1 मोल बनाना का हो, चाहे वो 1 मोल एटम्स का हो, चाहे मॉलिक्यूल्स का हो, चाहे आयन्स का हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स का हो, जिसका भी 1 मोल होगा। जिस तरह से दर्जन के अंदर तादाद फिक्स है 12, उस तरह से 1 मोल के अंदर भी ये तादाद फिक्स है, ठीक है। उसको आप इस नंबर से जाहिर करते हैं, राउंड ऑफ करके ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आगे आ रही है। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। अब देखें, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है, एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, तो कार्बन 12 के 1 मोल के अंदर ये एटम्स होते हैं, ठीक है जी। तो आप देखेंगे 1 मोल सबका वो बता रहे हैं, सब चीज़ों के 1 मोल के अंदर इतने ही पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। लेकिन वो पार्टिकल्स की जो टाइप है वो मुख्तलिफ होगी। यहाँ पे कार्बन के एटम से, उसके बाद है आपके पास 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स दिस वन या फिर दिस मच मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के
पानी के 1 मोल में, ठीक है जी, क्योंकि मोल की वैल्यू तो फिक्स है, मोल की वैल्यू तो यही है, चाहे वो मोल पानी का हो, चाहे वो कार्बन का हो, या फिर चाहे वो NaCl का हो। अब क्योंकि कार्बन एलिमेंट की बात हो रही थी तो उसके यहाँ पे हमने एटम्स बता दिए। जो पानी है वो क्योंकि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है तो उसके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गए। उसके बाद आपके पास है जी NaCl। 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन्स दिस मच फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। अब देखें, क्योंकि आपके पास जो NaCl है ये एक आयोनिक कंपाउंड है और हम जानते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके हम फार्मूला यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास जो NaCl है उसको आप कहेंगे एक फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट जो है NaCl का वो कितने होंगे, 1 मोल के अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो आइंस की एग्जांपल दे रहे हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम आइंस कंटेन्स दिस मच आइंस ऑफ सोडियम, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे आप आइंस ले लें, चाहे आप फार्मूला यूनिट्स ले लें, चाहे आप मॉलिक्यूल्स ले लें, चाहे आप एटम्स ले लें, जो चीज़ भी आप लेंगे, जिस टाइप के भी आप पार्टिकल्स लेंगे, 1 मोल के अंदर इतने ही आपके पास पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, द केमिस्ट यूज़ द मोल एज द SI यूनिट टू वे एंड काउंट एटम्स। अब जो केमिस्ट हैं वो मोल को इस्तेमाल करते हैं SI यूनिट के तौर पे, ताकि वो एटम्स का वेट मेजर कर सकें और उसके बाद एटम्स को वो काउंट कर सकें, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स या फिर आयंस, इन तमाम चीज़ों को, ठीक है, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, फार्मूला यूनिट्स को, यानी कि फार्मूला यूनिट्स को या फिर आयंस को, इन तमाम चीज़ों को वो वे कर सकें, यानी कि इनका वो वेट मालूम कर सकें और उसके बाद इनको वो काउंट कर सकें। इसके लिए मोल को इस्तेमाल किया जाता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड और आयोनिक स्पीशीज इज़ इक्वल टू द एटॉमिक मास। अब जो 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का, उसका जो मैस है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसका जो मैस है वो किसके बराबर होता है, वो उसके एटॉमिक मैस के बराबर होता है अगर वो एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट अगर आप उसकी बात करें एलिमेंट की, तो क्योंकि एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं तो वो उसके एटॉमिक मैस के बराबर होगा। और उसके बाद जो आपके पास कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स का अगर आप मैस लेंगे कंपाउंड के 1 मोल का तो वो उसका मॉलिक्यूलर मैस होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आयोनिक स्पीशीज़ है, जैसे कि आपके पास NaCl है, उसके अगर आप 1 मोल का मैस मालूम करना चाहते हैं तो वो उसके फार्मूला मैस के बराबर होगा, ठीक है, या फिर आयोनिक मैस, ठीक है जी। तो फार्मूला मैस जो है वो फार्मूला यूनिट्स यानी कि जो आयोनिक स्पीशीज़ है उनके लिए, और उसके बाद आयोनिक मैस जो है वो आयंस का मैस जो है, इसको भी आप कह सकते हैं। आप ए सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड इज़ नोन एज मोलर मैस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ये आपके पास आगे मोलर मैस की डेफिनेशन। अब मोलर मैस की डेफिनेशन हम यहाँ पे देख ली, मैं आपको इसको बड़ा ही सिंपल करके बता देता हूँ। मोलर मैस की डेफिनेशन ये है कि आपने एक सब्सटेंस का 1 मोल लेना है सिंपली, ठीक है। उस मोल का जो मैस होगा वो सिंपली उसका मोलर मैस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 मोल के अंदर आप जानते हैं कि आप कितने पार्टिकल्स लेते हैं, आप इतने पार्टिकल्स लेते हैं 1 मोल के अंदर, आपने इतने पार्टिकल्स ले लेने किसी चीज़ के, वो जो आपके पास उसके पार्टिकल्स का मैस आ जाएगा, इतने पार्टिकल्स का मैस, ठीक है। चाहे वाटर है, अगर आप वाटर का मोलर मैस निकालना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि जो 1 मोल है वाटर का, उस पूरे 1 मोल का मैस निकालेंगे, ठीक है। यानी कि इतने आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उनका आपने कलेक्टिवली मैस निकालना है, जो मैस आएगा वो वाटर का मोलर मैस है, ठीक है। यानी कि वाटर के 1 मोल का मैस, ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 मोल का जो मैस है किसी भी सब्सटेंस की, वो कहलाता है उसका मोलर मैस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यही बात अब लिखी हुई है रेड कलर के अंदर, द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मैस, ठीक है। ग्राम्स के अंदर आप जाहिर करते हैं मोलर मैस को। MCQs पूछा जा सकता है कि जो मोलर मैस है इसको आप कैसे जाहिर करते हैं, इसका यूनिट क्या है, इसको आप ग्राम में जाहिर करते हैं। जो 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, उसका जो मैस है उसको जब आप ग्राम्स में जाहिर करते हैं तो उसको आप फिर मोलर मैस कहते हैं। द यूनिट ऑफ मोलर मैस इज़ ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका यूनिट है, ये भी आपने याद रखना है, MCQs में पूछा जा सकता है। इसका यूनिट है जी ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम मौजूद हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। द मोलर मैस इज़ द सम ऑफ द मैसेज ऑफ द कंपोनेंट एटम्स, यानी कि आपके पास अगर कोई कंपाउंड है उसके जो कंपोनेंट एटम्स हैं उनके जो मैसेज हैं उन तमाम एटम्स के, उन मैसेज का आपने सम लेना है, तो वो जो सम है वो उस कंपाउंड का जो है वो मोलर मैस बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन बी फाउंड बाय एडिंग द मैसेज ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन प्रेजेंट। अब जो कार्बन और क्लोरीन यहाँ पे मौजूद हैं उनके जो मैसेज हैं उनको आप ऐड कर दें तो आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। मोलर मैस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू मोलर मैस ऑफ 1 कार्बन। 1 कार्बन का मोलर मैस, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 ही है लेकिन इसमें क्लोरीन 4 हैं, तो आपने क्लोरीन का जो मैस है उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस मोलर मैस ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि क्लोरीन के मोलर मैस को आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे हमने कार्बन का जो मोलर मैस है वो लिख दिया 12 है, हम जानते हैं। और उसके बाद जो क्लोरीन है इसका जो एटॉमिक मैस है वो 35.5 है। अब देखें जो एटॉमिक मैस है इन एटम्स का, यही असल में इनका मोलर मैस है, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस हम जानते हैं 35.5, यानी कि इसका मोलर मैस आ गया हमारे पास ग्राम्स के अंदर।
और उसके बाद 4 यहाँ पे आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि इसके जो है वो 4 एटम्स थे क्लोरीन के। उसके बाद यहाँ पे आपने अब इनको जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो है वो ये जवाब आ गया 154.0 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास है मोलर मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स इनको हम देखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज 12 ग्राम। ठीक है जी। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज 44.0 ग्राम। ठीक है, यानी कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास हो तो उनका जो मैस है वो 44 ग्राम होगा। ठीक है, कैसे होगा? हम जानते हैं कार्बन का जो मैस है वो 12 है, मोलर मैस या फिर एटॉमिक मैस 12 है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है वो 16 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 16 की बजाय ऑक्सीजन का 32 यहाँ पे मैस होगा। ठीक है, तो 12 और 32 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 44। ठीक है जी, तो इसीलिए 44 आपके पास बन गया मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मैस। ठीक है जी, इसका मोलर मैस कैसे होगा? इसका जो 1 मोल ऑफ CaO फार्मूला यूनिट्स इज 56.1 ग्राम। ठीक है, 56.1 ग्राम आपके पास जो है वो मैस होता है 1 मोल का, CaO के 1 मोल का। अब इसका मैस इस तरह से कैसे है? इस तरह से है कि जो कैल्शियम है और जो ऑक्सीजन है इन दोनों के मैसेज आपने ऐड किए, ऐड करके आपके पास ये जवाब आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 मोल ऑफ CO3 आइन इज़ 60 ग्राम। ठीक है, अब ये 60 ग्राम है। 60 ग्राम कैसे है? इस तरह से है कि आपके पास जो कार्बन है वो एक एटम है, उसका मैस 12 होगा। ऑक्सीजन आपके पास 3 है, 3 ऑक्सीजन के मैसेज, एक ऑक्सीजन का मैस 16 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो आपके पास जवाब है वो आएगा 48। दोनों को ऐड करें तो 60 ग्राम आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास जो CO3 आइन है इसका जो 1 मोल है उसका मैस आपके पास है 60 ग्राम, यानी कि इसका मोलर मैस है 60 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मैस इन ग्राम्स बाय मोलर मैस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट अब फार्मूला आ रहा है। यहाँ पे जो मोल्स की तादाद है वो कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला आ रहा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मैस इन ग्राम्स बाय मोलर मैस, यानी कि जो मैस आपको गिवन है ग्राम्स के अंदर उस मैस को अगर आप मोलर मैस से डिवाइड करवा दें तो आपके पास टोटल मोल्स आ जाएंगे सब्सटेंस के। द फार्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स इज, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से आएंगे? गिवन मैस ओवर मोलर मैस, यानी कि जो मैस आपको गिवन है वो और उसके नीचे जो उसका मोलर मैस है जो आपको पहले से पता है वो, इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो मोल्स की तादाद आएगी। इसको आप स्मॉल n से जाहिर करते हैं। ठीक है, स्मॉल m आपको गिवन मैस है और कैपिटल M जो है वो मोलर मैस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम है, इसको हमने अब सॉल्व करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ग्राम के अंदर जो मोल्स मौजूद है आपने अब वो मोल्स बताने हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो गिवन मैस है वो ये है, मोलर मैस आपको पता है इसका क्या है, वो यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया 40 इसका जो है वो मोलर मैस है। अब 40 कैसे निकला है? 40 इस तरह से निकला है कि सोडियम का मैस, ऑक्सीजन का मैस और हाइड्रोजन का मैस, तीनों के मैसेज आपने ऐड कर दिए तो आपके पास जो जवाब है वो 40 आ गया। अच्छा, गिवन मैस हमारे पास 20 है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, मोलर मैस इसका 40 से हमें पता है, डिवाइड करवाए तो 0.5 मोल। इसका मतलब ये है कि आधा मोल हमारे पास जो है वो NaOH का यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, देखें वैसे अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करें तो फिर भी वाज़ेह हो जाता है कि जो 1 मोल है वो अगर 40 ग्राम है, ठीक है, यानी कि 1 मोल जो है NaOH का उसका मैस अगर 40 ग्राम है तो इसका मतलब ये है कि 40 ग्राम के अंदर 1 मोल NaOH मौजूद है। ठीक है जी, अगर 40 का आप हाफ कर दें 20 तो 20 के अंदर तो फिर आधा मोल मौजूद होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस से भी आपको ये पता चल सकता है, तो इसलिए इस फार्मूला से भी आप देखें तो हाफ मोल ही आ रहा है 0.5 मोल। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 2, इसको हम देखते हैं। दिस इज अवर सैम्पल प्रॉब्लम 4.2। कैलकुलेट द मैस ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके आधे मोल का आपने मैस बताना है। बड़ा सिंपल है, इसका मोलर मैस कैलकुलेट कर लें कि आप कैलकुलेट हाइड्रोजन का मैस, क्लोरीन का मैस यानी कि एटॉमिक मैस ऐड कर दें तो मोलर मैस आ जाएगा। मोलर मैस जो है वो किसका मैस है? वो इसके 1 मोल का मैस है। ठीक है, हमें कितना मैस चाहिए? हमें आधे मोल का मैस चाहिए, तो आपने इस हाफ को मल्टीप्लाई करवा देना है इसके टोटल मैस के साथ, टोटल मोलर मैस के साथ, तो आपको जो रिक्वायर्ड मोलर मैस है या रिक्वायर्ड जो मैस है हाफ मोल का वो मिल जाएगा। मैस ऑफ HCl यानी कि HCl का मोलर मैस हमने कैसे फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। ठीक है, यानी कि जो मैस है HCl का वो आप फाइंड कर, अच्छा देखें यहाँ पे मोलर मैस नहीं है, ये मैस है HCl का, यानी कि आपने जो मैस फाइंड करना है आधे मोल का वो आप यहाँ पे मैस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फार्मूला इसका आप क्या यहाँ पे अप्लाई करें? ये वाला नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। ठीक है, ये फार्मूला आया कहाँ से? यहाँ से आया। ठीक है, यहाँ से। अब देखें आपको पहले जब मैस गिवन होता था तो उसको आप यहाँ पे लिखते थे, नीचे आप
मोलर मास को लिखते थे, इधर आप नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आपको मोलर मास भी पता है, आपने ये मास आप फाइंड करना है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ पे जो नीचे कैपिटल एम है इसको आप इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दें सिंपली। तो n मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M ये बराबर आ जाएगा स्मॉल m के, ठीक है जी। यानी कि जो मास है वो आप फाइंड अप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आपको गिवन है वो यहाँ पे लिख दें, इसका जो मोलर मास आपको पता है वो लिख दें, तो आपके पास जो जवाब है वो आ जाएगा 18.3 मोल, ठीक है जी। बल्कि ये मोल नहीं आएगा, यहाँ पे ग्राम आएगा, ठीक है। इसको आप ठीक कर लें, यहाँ पे मैस हम फाइंड कर रहे हैं HCl का, तो यहाँ पे मोल नहीं आना, यहाँ पे ग्राम आना, ठीक है। 18.3 ग्राम्स। अगर कॉमन सेंस हम इस्तेमाल करें कि अगर एक मोल का हमारे पास जो मैस है वो 36.5 है, तो आधे मोल का जो मैस है वो आधा ही होना है, ठीक है, 18.3 ही होना है, 18.3 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पल प्रॉब्लम 4.3। हमने अब इसको देखना है। 4.3 हमारे पास है जी, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ MgSO4। MgSO4 का हमारे पास 10⁻³ मोल है, ठीक है जी। इस मोल का हमने अब मास बताना है, ठीक है जी। हमने अगेन वही काम करना है जो हमने ऊपर किया है। काम हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है, मोलर मास हमने फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास मास आ जाएगा, ठीक है। मोलर मास आप यहाँ पे देखें कैलकुलेट कर रहे हैं। मोलर मास देखिए आपने कैसे कैलकुलेट किया। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे मैग्नीशियम का जो मास है वो लिख दिया, उसके बाद आपके पास जो सल्फ़र है उसका यहाँ पे आपने मास लिख दिया, और जो ऑक्सीजन है इसका मास यहाँ पे आपने इकट्ठा ही लिख दिया। देखें SO4 का जो मास है वो उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा ही 96 लिख दिया है। अब देखिए SO4 का मास कैसे आया है, वो इस तरह से आया कि जो सल्फ़र है इसका जो मास है वो 32 है, ठीक है, इसका मोलर मास 32 है। ऑक्सीजन का जो मोलर मास है हम जानते हैं 16 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स है 4, तो इसलिए 16 को आप जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब आएगा 64। यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका मास यहाँ पे 64 है, सल्फर का 32 है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो जवाब आपके पास आ जाएगा जी 96, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो SO4 है उसका जो मास है मोलर मास वो 96 है, तो 96 आपने यहाँ पे लिख दिया। और जो मैग्नीशियम है इसका मोलर मास आपने यहाँ पे, या फिर एटॉमिक मास आपने यहाँ पे 24 लिख दिया। दोनों को ऐड किया तो आपके पास जो मोलर मास है MgSO4 का वो आ गया है, ठीक है जी। मोलर मास आ गया, हमारे पास मोल्स पहले से मौजूद हैं, तो आपने मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास जो रिक्वायर्ड मास है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मास आप MgSO4 का फाइंड कर सकते हैं, जो मोल्स की तादाद आपको गिवन है वो यहाँ पे लिख दें, और उसके बाद यहाँ पे जो आपने मोलर मास फाइंड किया ये वाला वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है जी। उसके बाद दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। 120 आप पहले लिख दें, 10⁻³ जो है इसको आप बाद में लिख दें। उसके बाद 10⁻³ का मतलब ये है कि आपके पास जो डेसिमल है इसने 3 डिजिट्स इधर शिफ्ट होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस है। जब पावर माइनस होती है तो डेसिमल जो है वो इधर शिफ्ट होता है इस साइड के ऊपर। तो पहले डेसिमल यहाँ पे है 0 के बाद, उसके बाद इन 3 नेगेटिव पावर्स की वजह से आपका जो डेसिमल है इसने 3 प्लेसेस लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट होना है। कैसे शिफ्ट होगा ये, 1 2 3, यानी कि 1 के बाद इस तरह से आपके पास डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। और ये आपके पास ग्राम के अंदर आ गया मास। तो हमारे पास हमारा जो सैम्पल प्रॉब्लम 4.3 है ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्विक चेक 4.1। क्विक चेक 4.1 जो है इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है जी हमारे पास क्विक चेक 4.1 के अंदर। तो इसके 6 के 6 क्वेश्चंस हैं, ये मेरे पास एक अलग फाइल के अंदर सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये है जी हमारे पास हमारा क्विक चेक 4.1। इसके अंदर हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन ए है इसके अंदर है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ KMnO4, ठीक है जी। KMnO4 जो इसका आपने मोलर मास बताना है, उसके लिए फार्मूला हमने जो इस्तेमाल करना है वो ये है, मोलर मास समेशन क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। समेशन का मतलब ये है कि आपने सबको ऐड करना है। किसको आपने ऐड करना है, K का जो एटॉमिक मास है वो प्लस Mn का एटॉमिक मास प्लस O4 जो है इसका एटॉमिक मास। अब देखें जो समेशन है इसके अंदर आप इन तीनों को ऐड तो कर देंगे। जो पोटेशियम है K, इसका एटॉमिक मास लिख देंगे, Mn का आप एटॉमिक मास लिख देंगे, और जो आपके पास ऑक्सीजन है इसका आप एटॉमिक मास लिख देंगे। उसके बाद अगर आप ब्रैकेट में नोट करें समेशन के साथ तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपने हर एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर आपने बाकियों के एटॉमिक मास के अंदर उसको ऐड करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर एक एटम के लिए उसका जो एटॉमिक मास है वो और उसका जो एटम्स की उसकी तादाद है वो हमने आपस में मल्टीप्लाई करवानी है, वो उसका जो है टोटल मास बन जाएगा, ठीक है। फिर बाकियों की इस तरह से मास कैलकुलेट करके हमने तीनों को ऐड करना है। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। कैलकुलेशन क्या है हमारे पास, इसका जो कैपिटल M है यानी कि KMnO4 का मोलर मास वो किस तरह से, वो है मोलर मास ऑफ K मोलर मास ऑफ Mn इंटू 4 इंटू प्लस 4 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए जो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है M, वो इसके साथ 4 इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो 4 हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं।
इसलिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के मोलर मास के साथ 4 लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों के मोलर मासेस अलग-अलग लिखते हैं यूजिंग एटॉमिक मासेस। जो पोटेशियम है उसका ये एटॉमिक मास है, जो आपके पास Mn है उसका ये एटॉमिक मास है, और आपके पास जो ऑक्सीजन है उसका ये एटॉमिक मास है, ठीक है जी। इस फार्मूला के अंदर इन सबको आप अब पुट कर दें, ठीक है। जो कैपिटल M है वो अब किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे मोलर मास जो है पोटेशियम का वो आ जाएगा, Mn का मोलर मास आ जाएगा, ऑक्सीजन का मोलर मास यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन साथ 4 भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको आप यहाँ पे राउंड भी कर सकते हैं, इसको आप राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका बी पार्ट। क्वेश्चन है जी हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम। अब जो सोडियम है इसके 0.23 ग्राम के अंदर आपने अब मोल्स बताने, ठीक है। बड़ा सिंपल सा इसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल होना है। हमें गिवन मैस है वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है, जो हमें मैस गिवन है, और इसका जो मोलर मैस है सोडियम का वो हमने नीचे लिख देना है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आ जाएगा। मोलर मैस हम जानते हैं सोडियम का वो ये है 23, गिवन मैस हमारे पास 0.23 है, और इसके बाद जो मोलर मैस है वो दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो n आ जाएगा, यानी कि मोल्स की तादाद। इतने मोल्स हैं हमारे पास इतने ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा सी पार्ट, कैलकुलेट द मैस ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ CaOH2 ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपने यहाँ पे इसका जो मोलर मैस है वो बताना है, ठीक है। मोलर मैस नहीं बल्कि आपने इसका मैस बताना है। मोलर मैस इसके 1 मोल का मैस होगा, इसको ज़रा आप ठीक कर लें। यहाँ पे मैंने बोलने में थोड़ी गलती की है, चलें इस गलती से आपको फिर याद रह जाएगा। मोलर मैस जो है सिर्फ 1 मोल का जो मैस है उसको आप मोलर मैस कहते हैं, सिर्फ उसके लिए आप मोलर मैस का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप 1.5 मोल्स के लिए आपने अगर मैस कैलकुलेट करना है तो फिर आप उसके लिए मोलर मैस नहीं कहेंगे, सिर्फ आप मैस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए मैस हमने फाइंड करना है, हमें मोल्स गिवन है, हमने अब इसका मोलर मैस निकालना है। इसका मोलर मैस निकाल लेंगे और हमें इसके मोल्स गिवन है तो हमें जो मैस है वो पता चल जाएगा, ठीक है। फार्मूला हम जानते हैं मैस के लिए, क्या फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस, ठीक है जी। मोलर मैस यहाँ पे आप इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। मोलर मैस का फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा समेशन ऑफ एटॉमिक मैसेज, ठीक है। जो एटॉमिक मैसेज है इनके हमने समेशन लेनी है 40.08, ये जो कैल्शियम है इसका यहाँ पे एटॉमिक मैस है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो OH है इसमें जो ऑक्सीजन है उसका ये एटॉमिक मैस है, और जो हाइड्रोजन है उसका ये एटॉमिक मैस है, लेकिन इसके नीचे भी 2 है, इसीलिए इनके जो एटॉमिक मैसेज का सम है उसके साथ फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 74.10 ग्राम पर मोल ये आपके पास मोलर मैस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें अब मैस निकालना है। मैस निकालने के लिए जो मोलर मैस है उसको आपने सिंपली इसके मोल्स की तादाद जो गिवन है आपको 1.5 उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये आपके पास आ गया जी आपका रिक्वायर्ड मैस, ठीक है जी। तो अगर आप कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें तो आप बता सकते हैं कि अगर आपके पास 1 मोल का ये मैस है तो 1.5 मोल्स का जो मैस है उसके लिए आपने सिंपली 1 मोल वाले मैस को मल्टीप्लाई करवा देना है 1.5 के साथ, तो आपके पास 1.5 मोल्स का जो मैस है वो निकल आएगा, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है उसको हमने यहाँ पे राउंड करके लिख दिया, ठीक है जी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर वैसे लिखा रहने दें तो वो भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास हमारा डी पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास द गिवन मैस ऑफ KClO3 इज दिस वन। मैस हमें ये गिवन है, कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, आपको मैस गिवन है, आपने इसका मोलर मैस इस तरह से निकाल लेना है। मोलर मैस हमने इसका निकाल लिया, कैसे निकाला है, पोटेशियम का मोलर मैस, क्लोरीन का मोलर मैस, और जो ऑक्सीजन है इसका मोलर मैस साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, तो आपने इन सबको ऐड करवा दिया। ये आपके पास आ गया मोलर मैस। गिवन मैस आपके पास ये था, उसको आपने डिवाइड करवा दिया इस मोलर मैस के साथ, तो आपके पास जो मोल्स हैं वो निकल है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन ई, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ H2O2। जो आपके पास H2O2 है इसके 1.75 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमने अब मोल्स के अंदर बताने होंगे मॉलिक्यूल्स। पहले यानी कि हमारे पास मोल्स निकलेंगे, फिर उन मोल्स को फिर हम मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। यानी कि मॉलिक्यूल्स की तादाद में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो बड़ा आसान सा है, फार्मूला यही इस्तेमाल होगा जो आप पहले करते आए हैं। यहाँ पे आपको मैस गिवन है, ठीक है। जो आपको अच्छा देखें पहले फार्मूला आपको जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों फार्मूलाज वो हम देख लेते हैं। पहले मोल्स आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लेने हैं, मोल्स की तादाद आ जाएगी। उसके बाद जब आपके पास मोल्स की तादाद आएगी उसको फिर आपने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। यानी कि 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उस तादाद के साथ मल्टीप्लाई करवाने, तो आपके पास इतने मोल्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो निकल आएंगे, ठीक है जी। तो हमारा जो पहला फार्मूला है उसके लिए हमारे पास जो स्मॉल एम है वो तो गिवन है, लेकिन कैपिटल एम यानी कि मोलर मैस गिवन नहीं है, तो वो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो इसके साथ फिर 2 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये आपके पास मोलर मैस आ गया। एन आप फाइंड कर सकते हैं, जो गिवन मैस है वो डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए हैं,
आपने अब अगर पार्टिकल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो उसका मेथड ये है कि आपने जो एवोगैड्रोस नंबर है उसके साथ आपने इन मोल्स की तादाद को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है ना एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये मोल हैं, इतने मोल हैं, तो इनको हमने एक मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस तादाद के साथ यानी कि इस तादाद के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आ गए हैं, ठीक है। जब ये आए कैसे हैं, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो डेसिमल है उसको आप यहाँ पे ले आए, ठीक है। 3 के बाद जब आप डेसिमल 3 के बाद ले आए तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन वाला जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जो पावर है वो 22 हो गए 23 से, ठीक है। जब ये कैसे हुई है डिटेल इसको अब आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें जो आंसर है वो भी हमने अब यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, अच्छा देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये डेसिमल इधर कैसे आया होगा और पावर कैसे काम हुई होगी। ओरिजिनली यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 3.10, ये ओरिजिनली ऐसे होगा, ठीक है, 0.310, ठीक है, ये ओरिजिनली इस तरह से नंबर होगा। अब क्योंकि डेसिमल आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखा है 3 के बाद आपने 3.10 इसको लिखा है, तो हम जानते हैं जब डेसिमल हम इधर शिफ्ट करवाते हैं नंबर को, जब हम बड़ा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले तो नंबर छोटा था ना, 0 पॉइंट समथिंग था, जब उसको हमने 3 पॉइंट समथिंग किया नंबर, जब हमने बड़ा किया तो फिर यहाँ से हमने पावर कम करनी थी, ठीक है। पहले पावर थी 23, जब हमने डेसिमल वाला जो पॉइंट है वो जब हमने एक डिजिट इधर शिफ्ट करवाया तो फिर हमने पावर में से एक कम कर दिया, उसको हमने 23 की बजाय 22 कर दिया, ठीक है। तो ये इसके पीछे रीज़न है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एफ क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। जो गोल्ड रिंग है उसके 15 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वही फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं जो हमने पिछले पार्ट के अंदर किए हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, बड़ा आसान है निकालना। उसके बाद जो एटम्स हैं उनकी तादाद हम कैसे निकाल सकते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। जो मोलर मैस है गोल्ड का वो हमारे पास ये है, ये हमारे पास मोलर मैस आ गया गोल्ड का। गिवन मैस हमारे पास 15 ग्राम है, तो इसके जो मोल्स की तादाद है वो हम यहाँ पे अब निकाल सकते हैं। उसके लिए जो मोलर मैस है वो उसके ऊपर हमने लिख दिया गिवन मैस, तो ये हमारे पास टोटल मोल्स आ गए। इतने मोल्स हमारे पास हैं गोल्ड के। हमने अब ये देखना है कि इतने मोल्स के अंदर एटम्स कितने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेथड ये है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करवा देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, यानी कि एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास अब ये जवाब आ गया, ठीक है। अब ये जवाब कैसे आए, ये उसी तरह से है जैसे हमने पिछला देखा है। तो इतने आपके पास जो है वो एटम्स होंगे गोल्ड की रिंग के अंदर, तो ये आपके पास आंसर है। इसको उन्होंने राउंड ऑफ करके ऐसे लिख दिया है, आप अगर ऐसे भी लिख दें तो ये भी बेटर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो सारे क्वेश्चंस हैं क्विक चेक 4.1 के कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके साथ साथ हमारा जो क्विक चेक 4.1 है ये भी कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर है कंप्लीट हो गया। काफ़ी सिंपल से टॉपिक्स थे, इंट्रोडक्शन है। वैसे ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये है भी काफ़ी इजी से चैप्टर, इसके अंदर बेसिक सी कैलकुलेशंस ही हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने स्टोइकियोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो देखा, और यहाँ पे हमने जो मोल का कंसेप्ट है वो देखा, और हमने यहाँ पे मोलर मैथ्स का कंसेप्ट देख के कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स की, और उसके बाद हमारा जो क्विक चेक 4.1 है इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे इस लेक्चर के लिए इतना ही। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको फिर इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।